कि जब भी आप कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल करते हो तो जो शर्तें हैं और विक्रय है वो एक ही डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट में आपने शर्तें रख दी और एक डॉक्यूमेंट में आपने सेल कर दिया, तो वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी और मॉर्गेज नहीं माना जाएगा। इसके दो केसेस मैंने लिखे हुए हैं। पहला है भुजंग राव वर्सेस लक्ष्मण राव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं भाई मॉर्गेज हमारा चल रहा था। मॉर्गेज की डेफिनेशन अपन क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल मॉर्गेज हम कर चुके हैं। अब हमारा थर्ड सी पे आए हैं और इसमें बात की गई है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसको समझते हैं आज, ठीक है। तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होता है इसको समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब कोई मॉर्गेजर तो मैंने अब क्लियर करा दिया पहले कि जो प्रॉपर्टी गिरवी रखता है वो मॉर्गेजर होता है, जिसको रखी जाती है उसको हम मॉर्गेजी कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई मॉर्गेजर बंधक संपत्ति को दृश्यतः यानी कि ऑस्टेंसिबली बेचता है, ऑस्टेंसिबली वो 41 सेक्शन आप देख लेना ट्रांसफर प्रॉपर्टी का, तो वहाँ ये वर्ड पूरा क्लियर किया गया है, ठीक है। तो ऑस्टेंशियली मतलब होता है देखने में ये सामान्य बिक्री लगता है लेकिन विक्रय होता नहीं है ये, लेकिन वास्तव में मॉर्गेज ही होता है, ठीक है। दृश्यता है, ऑस्टेंशियली बेचता है लेकिन विक्रय के साथ एक शर्त जोड़ देता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मॉर्गेजर बंधक संपत्ति को एक ऑस्टेंशियली बेच देता है यानी कि देखने में ऐसा लगता है कि वो बेच दी गई है, लेकिन विक्रय के साथ में एक शर्त जोड़ दी जाती है, तो ऐसी शर्त के साथ जो विक्रय किया गया है उसे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहा जाता है। तो ये तो होगी भाई यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन छोटी मोटी। अब इसके पॉइंट समझो कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कहता है कि यदि एक निश्चित तिथि तक ऋण चुकाने में आप चूक जाते हो, कि भाई आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हमने कर दी है लेकिन एक शर्त लगी है कि अगर एक निश्चित तिथि तक पेमेंट हमने नहीं किया तो जो सेल हुई है, जो कंडीशन रखी गई विक्रय की, वो विक्रय एब्सोल्यूट हो जाएगा। वो विक्रय हुआ तो है लेकिन एक वजह से रुका है कि वो सिर्फ 30 तारीख, जैसे 15 तारीख को ही एब्सोल्यूट होगा। अगर 15 तारीख तक पेमेंट नहीं मिला तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और 15 तारीख से पहले पेमेंट मिल गया, 15 को मिल गया, तो जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी। यहाँ पर शर्त देखो कि यदि एक निश्चित तिथि तक पेमेंट चुकाने में चूक जाते हो तो जो विक्रय हुआ है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक। सेकंड कंडीशन कहती है कि यदि तय समय पर ऋण चुका दिया जाए, 15 तारीख थी, 15 तारीख तक पेमेंट दे दिया, तो जो विक्रय हुआ है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर लकीर बनी हुई है कि यदि इस पेमेंट तक आप पेमेंट लेके आ जाते हो तो आपकी प्रॉपर्टी बच जाएगी, और यदि इसको क्रॉस कर जाते हो तो भाई आपकी प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, एब्सोल्यूट सेल हो जाएगी। तो आपको इस लाइन पे ही आपको पेमेंट लाइन से पहले ही आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो नहीं तो वॉइड हो जाएगा अगर पेमेंट चुका देते हो। थर्ड कंडीशन कहती है कि यदि तय समय पर ऋण चुका दिया जाए तो क्रेता संपत्ति को वापस विक्रेता को हस्तांतरित करेगा। मतलब ये है कि यदि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज मनी को लौटा दिया जाता है, 15 तारीख से पहले लौटा दिया जाता है या 15 को दे दिया जाता है, तो जब पेमेंट क्रेता को मिल जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी, क्रेता मतलब हो गया मॉर्गेजी, क्रेता को संपत्ति वापस विक्रेता को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भेजी गई थी, ट्रांसफ़र की गई थी, वापस विक्रेता यानी कि बंधककर्ता को संपत्ति हस्तांतरित कर देगा, ठीक। अब समझो, इस प्रकार के मॉर्गेज को कंडीशनल सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार बंधक कहा जाता है, लेकिन सशर्त विक्रय द्वारा मॉर्गेजी कहा जाता है। इस प्रकार में जो मॉर्गेजी होगा उसे हम मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल कहा जाएगा। जो जैसे अपन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, एब्सोल्यूट हो जाएगी, कब पेमेंट नहीं मिलेगा तब, तो उस व्यक्ति को हम नॉर्मल मॉर्गेजी कहते हैं, लेकिन इस केसेस में हम मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल उसको कहा जाता है। अब प्रोवाइजो हमारा कहता है कि यदि संपत्ति के विक्रय के लिए और उसके पुनः अधिग्रहण रीपरचेज की शर्तें हैं, आपने क्या किया, संपत्ति को अलग डॉक्यूमेंट में और वापस प्रॉपर्टी लेने की शर्तों को कोई अलग डॉक्यूमेंट में रखा है, तो एक ही डॉक्यूमेंट में लिखी गई है तो यह सशर्त विक्रय होगा। अगर आपने भाई अलग अलग कर दिया कि सेल अलग डॉक्यूमेंट में है, अधिग्रहण की शर्तें अलग डॉक्यूमेंट में हैं, तो ये विक्रय हो जाएगा एब्सोल्यूट, यहाँ पर मॉर्गेज नहीं होगा।
समझिए कि लेकिन यदि संपत्ति के विक्रय के लिए एक अलग दस्तावेज और पुनः अधिग्रहण के लिए एक अलग दस्तावेज में लिखा हुआ है तो यह सामान्य विक्रय एब्सोल्यूट सेल मानी जाएगी, ना कि मॉर्गेज। समझ में आया कि जब भी आप कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल करते हो तो जो शर्तें हैं और विक्रय है वो एक ही डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट में आपने शर्तें रख दी और एक डॉक्यूमेंट में आपने सेल कर दिया तो वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी और मॉर्गेज नहीं माना जाएगा। इसके दो केसेस मैंने लिखे हुए हैं। पहला है भुजंग राव वर्सेस लक्ष्मण राव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि बिक्री और पुनः अधिग्रहण यानी कि बिक्री के लिए वो पुनः वापस लेने के लिए एक लिए अलग अलग दस्तावेज बनाए गए हैं तो यह मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल नहीं होगा, यह एक सामान्य बिक्री माना जाएगा। सेकंड केस है कि चिन्ना साहिबा वर्सेस अब्दुल रहमान। यदि शर्तें किसी अलग डॉक्यूमेंट में दी गई हैं और मूल बिक्री ब्लेक यानी कि मूल सील डेड है, वो सेल डेड है, डीड है, में शर्त नहीं लिखी गई है तो इसे मॉर्गेज नहीं माना जाएगा। यानी कि मॉर्गेज में विक्रय और शर्तें वापस परचेसर की वो सारी एक ही डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। अलग डॉक्यूमेंट में होगी तो वो एक एब्सोल्यूट सेल हो जाएगा, मॉर्गेज नहीं होगा। नोट हमारा क्या कहता है कि बंधक को करते समय डीड तैयार की जाएगी, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जो कि बंधक विलेख होगी, ओके, एक तरह से एग्रीमेंट ही होगा, ठीक है, और इसे रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा यदि उसकी कीमत 100 रुपये से ऊपर की होती है। 59 जब पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा ये चीज़ कि किसकी रजिस्टर्ड होगा, किसका रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो ये था मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब समझिए कि जब एक मॉर्गेजर दृश्यता ऑस्टेंशियबली बेचता है यानी कि वो लगता है कि वो बेच रहा है, विक्रय है, लेकिन वो विक्रय नहीं होता, वो मॉर्गेज ही होता है, लेकिन विक्रय के साथ में एक शर्त जोड़ दी जाती है तो इसे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहा जाता है। और पहली शर्त हमारी कहती है कि यदि तुम तय समय से पहले चूक जाते हो पेमेंट चुकाने में तो जो विक्रय हुआ है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और यदि समय से पहले चुका देते हो तो वो जो सेल हुई है वो वॉइड हो जाएगी, और यदि तय समय पर ऋण चुका दिया जाए तो जो क्रेता है यानी कि मॉर्गेजी है कुछ संपत्ति वापस विक्रेता को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइजो इसमें याद रखना है कि भाई विक्रय और जो पुनः अधिग्रहण की शर्तें हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट में आपको डालनी होगी, अलग अलग डॉक्यूमेंट में डाल दिए तो अकॉर्डिंग टू दो सेक्शन और प्रोवाइजो वो एब्सोल्यूट सेल मानी जाएगी, ना कि मॉर्गेज। तो ये था सेक्शन 58 का सी वाला यानी कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो, और वैसे तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑस्टेंसिबली डाउट होगा तो भाई 41 सेक्शन आप देख सकते हो, ठीक है, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद आया हो तो, ठीक है। कोई और सेक्शन पढ़ना चाहो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।